नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग कल के लेक्चर में टैन थीटा का मान, जो कि टैन थीटा क्या होता है, साइकिल सवार का झुकाव होता है, कितने एंगल से झुकेगा ताकि वह वृत्तीय मोड़ को पार कर सके, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। जिसमें टैन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपन आर जी ये हमको प्राप्त हुआ था। अर्थात इतने एंगल से अगर साइकिल सवार किसी वृत्तीय मोड़ पर झुक जाता है तो उसको जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है और वह मोड़ को आसानी से पार कर जाता है। आज हमारा इसके आगे का टॉपिक रहेगा। तो आज हमारा पहला नोट है, चूँकि वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार को आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है, जो कि सड़क तथा पहियों के बीच लगता है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभिकेंद्री बल जो होता है एक आभासी बल होता है। एक आभासी बल होता है जो किसी न किसी रूप में उत्पन्न होता है। यहाँ पर अभिकेंद्री बल किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है? साइकिल के पहिए एवं सड़क के बीच जो घर्षण बल लग रहा है उससे जो है अभिकेंद्री बल मिल रहा है साइकिल सवार को। अतः अधिकतम सीमांत घर्षण ही अधिकतम अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। देखिए क्या होता है, चूंकि वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार को आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है, जो कि सड़क तथा पहियों के बीच लगता है। अतः अधिकतम सीमांत घर्षण ही अधिकतम अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। अगर हमको साइकिल एवं सड़क के बीच अधिकतम जो अभिकेंद्री बल प्राप्त करना हो, अधिकतम अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो साइकिल एवं सड़क के टायर के बीच जो अधिकतम घर्षण बल लगेगा, अधिकतम घर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण, जिसको म्यू एस आर द्वारा डिनोट किया जाता है। चूँकि घर्षण बल से मिल रहा है तो उस अभिकेंद्री बल का अधिकतम मान कितना होगा? उसके सीमांत घर्षण के बराबर होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो सीमांत घर्षण का फॉर्मूला होता है म्यू एस आर या फिर म्यू एस एम जी, आर एम जी के बराबर होता है। अतः एम वी मैक्स स्क्वायर, देखिए ये एफ के बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपान आर होता है। अभिकेंद्री बल का मान एम वी स्क्वायर अपान आर होता है। चूँकि यहाँ अधिकतम के लिए पूछा गया है तो यहाँ वी मैक्स लिखेंगे हम लोग। वह अधिकतम वेग होगा जिससे हम लोग वृत्तीय मोड़ को पार कर जाएंगे। इससे ज़्यादा वेग करेंगे तो हमारा साइकिल फिसल जाएगा। देखिए एम वी मैक्स स्क्वायर अपान आर बराबर म्यू एस एम जी, यहाँ एम जी से एम जी कटेगा तो मैक्सिमम वेग का मान प्राप्त हो जाएगा। तो वी मैक्स बराबर अंडर रूट में म्यू एस आर जी हो जाएगा। यह वह अधिकतम वेग होता है जिससे हम लोग आसानी से उस वृत्तीय मोड़ को पार कर जाएंगे। यदि इससे कम वेग पे है तब भी हम लोग पार कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही इससे अधिक वेग के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे अधिक वेग से जो है उस मोड़ को प्राप्त करें जो कि किसी समतल सड़क के वृत्तीय मोड़ को बनाता है, वहाँ पर हम लोग फिसल जाएंगे अगर इससे अधिक वेग से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इस अधिकतम चाल वी मैक्स से मुड़ते समय ऊर्ध्वाधर से बना कोण थीटा घर्षण कोण टैन इनवर्स म्यू के बराबर होता है, घर्षण कोण के बराबर होता है वी मैक्स, जो कि जब हम लोग वी मैक्स से उस मोड़ को पार करेंगे तो जो एंगल बनेगा झुकाव का वो टैन इनवर्स म्यू के बराबर होगा। अतः किसी वृत्ताकार मोड़ पर सुरक्षित मुड़ने के लिए साइकिल का वेग वी मैक्स से कम होना चाहिए, अन्यथा साइकिल फिसल जाएगी। यही मैंने बताया कि वृत्ताकार मोड़ पर साइकिल को सावधानीपूर्वक पार करने के लिए, यानी सुरक्षापूर्वक पार करने के लिए जो उसका वेग होना चाहिए वी मैक्स से कम होना चाहिए। इससे ऊपर जाएगा अगर वेग तो साइकिल फिसल जाएगी और साइकिल सवार गिर जाएगा, या तो इससे कम होना चाहिए, तब ही जाके जो अभिकेंद्र बल का मान होगा उसके सीमांत घर्षण के बल के बराबर होगा। इसके बाद हमारा है दूसरा उदाहरण। ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभिकेंद्र बल की उदाहरण, जो कि साइकिल सवार और जो उसका झुकाव था इसको पढ़े। ये भी हमारा क्या था? अभिकेंद्र बल का उदाहरण। और दूसरा उदाहरण क्या है? मोड़ पर सड़क या रेल की पटरी में ढलान। देखिए जो हमारे गांव और
कस्बों में सड़कें होती हैं, अगर मोड़ होता है तो वहाँ पर ढलान नहीं बनता है, क्योंकि ये लोकल सड़क होती हैं। जहाँ पर हाईवे वगैरह होती हैं, हाईवे हो गया या फिर किसी ट्रेन की पटरी होगी, जहाँ पर उनको मोड़ देना होता है, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा झुका दिया जाता है, यानी उन मोड़ पर थोड़ा सा मोड़ पर सड़क को थोड़ा सा झुका दिया जाता है। एक किनारे को झुका दिया जाता है, दूसरे किनारे को उठा दिया जाता है। आप लोग कहीं देखे होंगे, जैसे हाईवे, नेशनल हाईवेज होते हैं, वहाँ पर अगर मोड़ दिया जाता है तो सड़क के एक किनारे को क्या करते हैं, झुका देते हैं, और दूसरे किनारे को उठा देते हैं। इससे क्या होता है, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया, ऐसा क्यों किया जाता है। मोड़ पर सड़क या रेल की पटरी में ढलान क्यों बनाया जाता है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। यदि सड़क समतल है तो वृत्तीय मोड़ पर मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सड़क तथा टायर के संपर्क बिंदु पर लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। जब सड़क समतल हो, यानी उसमें किसी प्रकार का झुकाव ना हो, तो जो है अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त हो जाता है, सड़क और साइकिल के टायरों के मध्य लगने वाले घर्षण बल से अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जिसका अधिकतम मान सीमांत घर्षण μs(r) या μs(mg) होता है, यानी अधिकतम मान इससे इतना ही होता है। लेकिन क्या होता है, अगर हमको मान लीजिए जो वेग हमको अभी मिला था v max का मान √ में tan इनवर्स v²rg, अगर इससे अधिक, यहाँ पर देखिए v max बराबर √ में μs(rg) प्राप्त हुआ था। अगर इससे अधिक वेग से हमको जो है उस मोड़ को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए। और इस स्थिति में अधिकतम वेग मोड़ पर v max बराबर √ में μs(rg) होता है। लेकिन यदि हमें मोड़ पर v max से अधिक वेग से चलाना हो तो सड़क के मोड़ पर वृत्तीय भाग के केंद्र की ओर उपस्थित सड़क के किनारों को वृत्तीय केंद्र से दूर वाले किनारे की अपेक्षा ढलान पर बनाते हैं। यानी जो वृत्त के केंद्र की तरफ होगा भाग सड़क का, उसको जो है ढलान पर बनाएंगे, और वृत्त के केंद्र से जो दूर होगा भाग, उसको थोड़ा ऊंचाई पर बनाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ। देखिए, यदि ये हमारा सड़क है, ऐसे मान लेते हैं ये मुड़ा हुआ सड़क है, और इस तरीके से मुड़ा हुआ सड़क है, तो जो ये एक वृत्त का भाग होगा, मान लेते हैं सेंटर यहाँ है, तो जो भाग सेंटर से नज़दीक होगा, ये वाला भाग सड़क का, ये किनारा थोड़ा सा ढलान पे बनाएंगे, और ये वाला किनारा क्या करेंगे, थोड़ा सा उठा देंगे, इसको थोड़ा ढलान पर, इसको थोड़ा ऊंचाई पर, ऐसे बना देते हैं तिरछे पर। तो क्या होता है, देखिए, उठा देते हैं। इस प्रक्रिया को सड़क अथवा रेल की बैंकिंग कहते हैं, रेल का बैंकिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया कहाँ कहाँ की जाती है, नेशनल हाईवे सड़क में किया जाता है, और रेल के पटरियों को बनाने में भी किया जाता है। जब रेल की पटरियाँ किसी मोड़ पर आती हैं तो वहाँ पर भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रक्रिया को सड़क अथवा रेल की बैंकिंग कहते हैं। ऐसा कर देने से घर्षण बल के बिना भी अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर सड़क समतल है तो जो अभिकेंद्र बल प्राप्त होता था, किससे प्राप्त होता था, साइकिल या वाहन के टायरों के मध्य लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता था। लेकिन जब सड़क को झुका देंगे हम लोग, तब घर्षण बल के बिना भी हमारा अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। और कैसे प्राप्त होता है, इसको अभी हम लोग निगमन द्वारा समझेंगे। देखिए, अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है और वाहन का वृत्तीय पथ पर बाहर की ओर फिसलने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। यानी जब अभिकेंद्र बल मिल जाएगा उसको, तो वाहन बाहर की ओर नहीं फिसलेगा। देखिए, यदि यम द्रव्यमान की कार थीटा कोण पर झुके वृत्तीय मोड़ को पार करे तो, देखिए, यदि कोई सड़क बनाया गया है और वहाँ उस पर m द्रव्यमान की कोई कार v वेग से पार करे तो क्या होता है, इसको हम लोग देखिए अभी निगमन से समझेंगे। तो ये रहा हमारा फिगर, इसमें देख सकते हैं ये हमारा कार है, और सड़क यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा सड़क की चौड़ाई हो गई, और ये सड़क का झुकाव हो गया। झुकाव है, थीटा एंगल पर सड़क झुकी हुई है, थीटा एंगल पर सड़क पर झुकी हुई है, तो जिसके कारण ये कार भी थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो mg होगा, कार का जो भार होगा वह नीचे की ओर काम करेगा,
नीचे की ओर काम करेगा, लेकिन जो इसकी प्रतिक्रिया होगी जो ये वाला तल है जिस पे कार मौजूद है, इस तल के लंबवत होगी। तो ये प्रतिक्रिया हो गया हमारा। तो इस प्रतिक्रिया के दो घटक हो जाएंगे। वेक्टर का वियोजन मैंने बताया था, यदि ये कोण थीटा है, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो जिस तल के साथ एंगल बनाता है वो तल कोस थीटा के बराबर हो जाता है। यहाँ पर आर कोस थीटा हो गया, इसके लंबवत क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। इस तरीके से जो क्या है, ये जो इसकी प्रतिक्रिया है, mg की प्रतिक्रिया, ये कार का प्रतिक्रिया बल है, इसके दो घटक हो जाएंगे, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं mg को संतुलित कर रहा है आर कोस थीटा, mg को संतुलित कर रहा है, ये दोनों एक ही लाइन में हैं, तो इनकी दिशा अलग अलग है, यह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो mg को संतुलित कर रहा है आर कोस थीटा, और आर साइन थीटा को क्या संतुलित करेगा, आर साइन थीटा के लिए कोई बल मौजूद नहीं है, तो ये हमारा आर साइन थीटा जो है इस कार को अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। अभी यहाँ देखिए घर्षण नहीं है, क्योंकि अब सड़क झुका है, तो जो अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है वो हमारे प्रतिक्रिया बल के जो ऊर्ध्व घटक होता है, इसको आर साइन थीटा को ऊर्ध्व घटक बोलते हैं। ऊर्ध्व घटक होगा, उससे हमको जो है घर्षण बल प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, घर्षण बल नहीं, इससे हमारा अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यदि सड़क नहीं झुकी है, सड़क सीधी है, सड़क झुकाव पे नहीं बनी है, तो घर्षण बल से जो है अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। मैंने बताया था कि अभिकेंद्र बल एक आभासी बल होता है, ये हमेशा किसी न किसी रूप में मिलता है हमको। पहले हमको जब सड़क नहीं झुकी थी तो वहाँ पर हमको मिल रहा था घर्षण बल के रूप में। अभी सड़क को झुका दिए तो हम लोग को मिल रहा है किसके, प्रतिक्रिया बल के ऊर्ध्व घटक के पदों में मिल रहा है। तो ये हमारा जो है अभिकेंद्र बल का काम करेगा। तो चित्र से देखिए, ये ऊपर जो चित्र दिया गया है आर कोस थीटा, ये आर कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, और आर साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर साइन थीटा। चूँकि ये अभिकेंद्र बल को सपोर्ट कर रहा है, अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है, तो ये हमारा mv² होता है। क्यों, ये क्योंकि हम लोग अभिकेंद्र बल के बारे में पढ़े थे, F बराबर mv²/r होता है। तो यहाँ रखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और समीकरण 2 को जब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर v²/rg, जो कि पहले आता था। तो इस तरीके से हम लोग सड़क के झुकाव को ज्ञात कर सकते हैं। जब हमारा जो है किस वेग से हमको सड़क को प्राप्त करना, सड़क के मोड़ को पार करना है। यदि हमको देखिए किसी सड़क को बनाना है कि सड़क को कितने डिग्री पर बनाया जाए कि इतने वेग से हम लोग सड़क को पार कर जाए मोड़ को, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। वेग हमको पता रहेगा, आर उसका त्रिज्या पता रहेगा, जी तो हमको 9.8 हर जगह होता है। तो इस हर जगह क्या मतलब, ज़्यादातर जगह समतल जगहों पर 9.8 ही होता है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके सड़क के झुकाव को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए v के पदों में जब निकालेंगे तो v बराबर अंडर रूट में tan थीटा इंटू आर जी आएगा, tan थीटा इंटू आर जी। इसको हम लोग समीकरण 2 अभी मान लेते हैं, क्योंकि इसका उपयोग आगे होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यदि सड़क की चौड़ाई हमको प्राप्त हो, देखिए ये रहा सड़क की चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गया, ये सड़क के जो निचला तल है और ये सड़क का ऊंचा वाला तल है, इन दोनों के बीच जो हाइट है, सड़क का निचला तल, सड़क का ऊंचा वाला तल, इन दोनों के बीच जो हाइट है उसको h माने, तो यहाँ से भी हम लोग झुकाव को निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर h/b, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार हमारा b है। तो इस तरीके से हम लोग सड़क के झुकाव को निकाल सकते हैं। देखिए अगला नोट है हमारा, अभी हम लोग देखे थे कि v बराबर क्या होता है, tan थीटा अंडर रूट में rg। से स्पष्ट है कि यदि किसी सड़क को थीटा कोण पर वृत्तीय मोड़ वाले स्थान पर झुका दें, यानी सड़क को वृत्तीय मोड़ वाले स्थान पर थीटा एंगल से झुका दें, तो क्या होगा, अगर थीटा एंगल से झुका दे तो इस मोड़ से सभी द्रव्यमान वाले वाहन, इस मोड़ से सभी द्रव्यमान वाले वाहन v वेग से पार हो जाएंगे, क्योंकि
v बराबर क्या होता है, अंडर रूट में tan थीटा इंटू आर जी में द्रव्यमान नहीं है, अर्थात जो है जो मोड़ पर वेग होगा वह द्रव्यमान से मुक्त हो गया, यानी उससे छोटी गाड़ियाँ भी पार हो सकती हैं उसी वेग से, बड़ी गाड़ियाँ भी उसी वेग से ही पार हो जाएंगी, क्योंकि इसमें गाड़ियों का द्रव्यमान नहीं है फॉर्मूले में, अतः उसका वेग द्रव्यमान से मुक्त होगा उस वृत्तीय मोड़ पर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा क्या है, झुकाव वाले सड़क के मोड़ पर चलने से पहियों एवं सड़क के बीच कम से कम घर्षण बल लगता है, यानी अगर सड़क झुकी हुई है, एक तो पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो है हमको अभिकेंद्र बल जब सड़क समतल थी, सड़क समतल थी और वृत्तीय मोड़ था, सड़क समतल थी और वृत्तीय मोड़ था, तो वहाँ पर हमको अभिकेंद्र बल किससे मिल रहा था, घर्षण बल से, जो कि वाहन और सड़क के पहियों के बीच लगता था, वाहन के पहियों और सड़क के बीच लगता था, उससे हमको जो है अभिकेंद्र बल मिलता था। लेकिन जब हम सड़क को जो है झुका देते हैं तब क्या होता है, जो घर्षण बल होता है वह मिनिमम लगता है, घर्षण बल मिनिमम लगता है, और आवश्यक अभिकेंद्र बल हमको प्रतिक्रिया के ऊर्ध्व घटक, जो प्रतिक्रिया बल आर साइन थीटा था उसके ऊर्ध्व घटक से हमको जो है जो अभिकेंद्र बल होता है वो प्राप्त हो जाता था। तो इसलिए घर्षण बल का मान कम होता है, अतः टायरों को न्यूनतम हानि होगी, यानी घर्षण बल जब कम रहेगा तो टायर हमारे कम घिसेंगे। तीसरा पॉइंट है, यदि मोड़ पर बर्फ जमी है, यानी जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है वहाँ पर यदि बर्फ़ जमी है मोड़ पर और सड़क उचित झुकाव पर है, यानी बर्फ़ झुका माने सड़क पर बर्फ़ भी अगर गिरी हुई है, जमी हुई है, और सड़क पर उचित झुकाव है, सड़क पर यानी जहाँ मोड़ है वहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मोड़ पर अगर उचित झुकाव है तो भी वाहन मोड़ पार कर लेगी। ठीक, यदि मोड़ पर बर्फ़ जमी है और सड़क उचित झुकाव पर है तो भी वाहन मोड़ पार कर लेगा, क्योंकि यहाँ अभिकेंद्र बल घर्षण से न प्राप्त होकर आर साइन थीटा से प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से जो है घर्षण बल के द्वारा अभिकेंद्र बल न प्राप्त होकर यहाँ पर प्रतिक्रिया बल आर साइन थीटा से जो है अभिकेंद्र बल प्राप्त हो रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद जो है और भी उदाहरण हैं, इनको समझ लेते हैं, ऐसे ही थ्योरेटिकली नहीं, इसको जो है थ्योरेटिकली ऐसे बोल के समझ लेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ज़रूरी होता तो मैं इनको जो है लिख के बताता, फिलहाल मैं अभी केवल ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद हमारा अगला उदाहरण है रोटर। रोटर आप लोग इसको देखे होंगे, मेले वेले में लगता है। देखिए रोटर क्या होता है, रोटर सर्कस इत्यादि स्थलों पर मनोरंजन का एक उपकरण होता है। यह जालीदार खोखला बेलनाकार कमरा होता है जो कि ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूम सकता है, यानी ये रोटर होता है इस तरीके का, ये ऊर्ध्वाधर इस तरीके से घूम सकता है ऐसे। यहाँ ये देखिए मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। यह कैसे यूज किया जाता है अभी इसमें समझेंगे हम लोग। देखिए चित्र में दिखाया गया, रोटर के अंदर फर्श से कुछ ऊंचाई पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लगा होता है। देखिए यहाँ पर जहाँ एक व्यक्ति मौजूद है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लगा होता है, छोटा सा प्लेटफॉर्म लगा होता है जिस पर खेल दिखाते समय एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और रोटर को विद्युत मोटर इत्यादि के सहारे घुमाते हैं तथा धीरे धीरे रोटर घूर्णन गति बढ़ाते जाते हैं। एक निश्चित गति पर व्यक्ति के नीचे लगा प्लेटफॉर्म हटा लिया जाता है, परंतु आश्चर्यचकित व्यक्ति नीचे नहीं गिरता बल्कि अपने स्थान पर चिपका खड़ा रहता है। देखिए जब एक रोटर जो है एक स्पेसिफिक गति को प्राप्त कर लेती है तब उसके नीचे जो प्लेटफॉर्म लगा होता है जहाँ पर जिस पे व्यक्ति खड़ा रहता है उसको हटा लिया जाए तब भी यह व्यक्ति गिरता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इस हमारे फिजिक्स में इसको पूरी तरीके से बताया गया है। ऐसा क्यों होता है हम लोग अभी समझेंगे नीचे। देखिए व्यक्ति क्यों नहीं गिरता है, वास्तव में रोटर की दीवार पर चिपका व्यक्ति अपने भार के कारण नीचे गिरता है, परंतु वृत्तीय गति के कारण उत्पन्न घर्षण बल के प्रभाव अपने स्थान पर चिपका रह जाता है। यानी उसका जो भार होता है नीचे की ओर तो काम करता है, लेकिन जैसे वृत्तीय गति करते हुए अपने एक स्पेसिफिक निश्चित गति पर जब रोटर पहुंच जाता है तो क्या होता है, इस भार को व्यक्ति और दीवार के बीच जो लगता है घर्षण बल वृत्तीय गति के कारण, यह इस भार को संतुलित कर देता है। देखिए यहाँ पर Fs दिखाया गया है, ये Fs W को संतुलित कर देता है जिसके कारण व्यक्ति वहाँ पर चिपके रह जाता है। माने घर्षण बल का मान इतना अधिक हो जाता है कि व्यक्ति को नीचे नहीं गिरने देता, व्यक्ति चिपका रह जाता है।
चित्र 2.41 में रोटर में खड़े व्यक्ति की स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पर स्थिति दिखाई गई है। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि W व्यक्ति का भार है और Fs व्यक्ति तथा रोटर की दीवार के मध्य सीमांत घर्षण बल है, F अभिकेंद्र बल है जो रोटर की दीवार पर व्यक्ति पर लगती है। अतः अभिकेंद्र बल F के कारण ही व्यक्ति की गति वृत्ति पथ पर होती है। कोई भी वस्तु जब वृत्ति गति करती है तो उस पर अभिकेंद्र बल अवश्य लगता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि अभिकेंद्र बल F के कारण ही व्यक्ति वृत्ति पथ पर होता है। देखिए माना रोटर की त्रिज्या r तथा अंतिम वेग v है, जहाँ पर सीमांत घर्षण बल प्राप्त होता है, वहाँ का वेग क्या है, v है। चूंकि व्यक्ति ऊर्ध्वाधर दिशा में गति नहीं कर रहा है, अतः इस पर एक अभिकेंद्रीय त्वरण v²/r कार्य करता है। अतः Fs माइनस W बराबर 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो Fs बराबर W लिख सकते हैं। देखिए यहाँ Fs ऊपर की ओर काम कर रहा है, W नीचे की ओर काम कर रहा है, तो Fs बराबर W लिख सकते हैं। यदि रोटर की दीवार तथा व्यक्ति के मध्य सीमांत घर्षण बल μs हो, तब Fs बराबर μsF यह अविलंब प्रतिक्रिया बल वृत्ति गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r के रूप में है। तो इसको एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। Fs बराबर μsF बराबर W। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये μs जो घर्षण गुणांक आएगा Rg/v² के बराबर आएगा। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो रोटर का केवल उदाहरण देके आप लोगों के जो है एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर 5 नंबर में जब भी पूछेगा तो रोटर का जो है कार्य पूछ लेगा कि रोटर किस प्रकार पर किस तरीके से काम करता है, उसको एक्सप्लेन करें। तो हम लोगों को ये जो थ्योरी दिया गया है इसको लिखेंगे कि जो है उसका व्यक्ति का भार और घर्षण बल एक दूसरे के जो है विपरीत काम करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति जो है रोटर से चिपका रहता है और नीचे की ओर नहीं गिरता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। इसके आगे लगभग हमको लगता है 1 या 2 लेक्चर होंगे, इसके बाद ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद जो है इसके न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही फ़िलहाल, धन्यवाद।